बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पर जब से ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम को इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए पैसे दे दिए हैं, तब से इमरान खान को आड़े हाथों लिया जा रहा है। उनके इस बयान को तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से आज आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के खून खराबा चाहते हैं मुल्क में, और ये भी ऐलान कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस बयान पर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो की जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें कुछ रेजोल्यूशंस उन्होंने मंजूर की हैं, करारदादें मंजूर की हैं। एक तो फवाद चौधरी के साथ ज़ेर हिरासत जिस किस्म का सलूक रखा जा रहा है उस पर बात उन्होंने की है। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नर KPK ने बयान दिया है कि इंतखाबात में सूबे के अंदर ताख़ीर हो सकती है, सदर पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इदारों की मुदाखलत है तो वो उसको देखें। साथ ही साथ क्यों उन्होंने इस चीज़ को जोड़ा है इदारों से और एजेंसी से। ऑब्वियसली आपको याद होगा कि गवर्नर KPK ने बयान दिया था कि उनको ताख़ीर नज़र आती है और उसका सबब उन्होंने बताया था कि अमन अमान की सूरत हाल से ये सारा मामला, ये सारा इलेक्शन लिंक्ड है और वो फैसला करेंगे इदारे और आपकी एजेंसीज, उनकी रिपोर्ट क्या होगी उसकी बुनियाद पर इंतखाबात की तारीख का तयन किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक और जो फैसला आया है, मरहलावार इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली से। हाल ही में जो नशिस्तें खाली हुई हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया है 33 नशिस्तों का। 33 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि उन तमाम 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब उम्मीदवार होंगे। ये एक मामला है, एक सियासी सर्कस चल रहा है इस मुल्क में जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में ही जो अवाम की मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। वो इस तरीके से कि महंगाई आज एक और सूरत में अवाम पर उसका बम गिरा। वो क्या था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 35-35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फॉरेक्स रिजर्व्स आपके हर गुजरते दिन के साथ वैसे ही कम होते चले जा रहे हैं। डॉलर जो है वो देख लीजिए कहाँ पहुँच रहा है। रुपए की जो बेकदरी है वो हमारे सामने है। ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है मौशी हालात। गो के इसहाक डार साहब का हमने बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मनाजरे का चैलेंज करता हूं, इमरान खान साहब आएँ और मेरे सामने बैठें और हम बात करेंगे कि किसने पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो आज शौकत तरीन साहब ने, साबिक वजीर खजाना ने उनका ये चैलेंज कबूल किया और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ मनाजरा करता हूं। तो डार साहब ने कहा शौकत तरीन साहब के साथ नहीं, इमरान खान साहब के साथ मनाजरा मेरा करवाएं तो बात बने। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जारी हैं। एक तरफ मुल्क में अवाम पर जो महंगाई का बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतखाबात को लेकर भी ताख़ीर के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं। ना सिर्फ KPK के इंतखाबात, ना सिर्फ पंजाब में इंतखाबात, बल्कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनको लेकर भी क्यों ये कयास आराइयाँ हैं, क्यों हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि टाइम पर इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वजीर सिंध हैं। हसन खावर साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और रज़ा रूमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले आप लोगों से बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आज ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि आवाम पर जो बोझ मज़ीद पड़ा है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर, उस पर क्या आवाम के तासुरात हैं। कुछ मुख्तलिफ शहरों से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने लोगों से बात की है, तो आवाम के तासुरात ज़रा पहले आपको सुनाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। हम गाड़ी चलाते हैं, हम भी तनख्वाहदार हैं, तो इस तरह हर चीज पे असर पड़ता है। जो गरीब है वो तो वैसे खत्म हो गया, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो गरीब से गरीब और होता जा रहा है। कसूर है पॉलिसी मेकर्स का। हमें पहले कहा गया बाहर से इम्पोर्टेड बंदे आ रहे हैं, वो आएगा तो डॉलर डर जाएगा, डर आया डॉलर डर गया, लेकिन हमने देखा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत मुश्किल है घर का इस तरह चलाना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वैसे ही अगर नहीं आपसे चलाया जा रहा, ये रजीम चेंज जो हुई है, जो गवर्नमेंट है, तो आपको फौरी तौर पर इसको ठेके पे दे देना चाहिए। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखें प्याज कितना महंगा है, दालें कितनी महंगी है, घी कितना महंगा है। गरीबों के लिए आजाब कर दिया है और कुछ नहीं है।
जो पॉलिटिशियन ये करप्शन करके इधर उधर से गुजारा कर लेते, गरीब बंदा किधर जाएगा। हम तो पंप पे खड़े हो गए, 215 होता था, आज देखा 250 हो गया, परेशान हो गए। जीना मुश्किल कर दिए पेट्रोल महंगा करके। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि लिहाजा ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको वापसी अपनी कीमत पर लेके आए। ये महंगा पेट्रोल, हमारी इतनी आगे तनख्वाहें नहीं है जितना हम जो है ना इतना महंगा पेट्रोल ले नहीं सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत में जब 150 का हो गया तो सारा लोग रोड में आ गया था, अभी कितना पहुंच गया 250 रुपए। इमरान खान का हुकूमत सही होता है, ये सारा चोर है। पेट्रोल महंगा सारा हमारे लोग आवाम की गलती है, क्योंकि उस दिन और शहबाज शरीफ ने बोला था इत्तेमाद करो जी इमरान खान से पाकिस्तान बचाने, पाकिस्तान नहीं बचे, इमरान खान से अपनी जान बचाने। उसको पेट्रोल नहीं सर, हर चीज महंगा हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम खाने पीने चीजें की अशिया जो है ये तो सस्ता हो जाए ना। पीटीआई की हुकूमत अच्छी थी। बहुत जुल्म हो गया ना जनाब, देखे हम गरीब आदमी आगे 215 नहीं दे सकते हैं, आप 300 कहाँ से देंगे। अब खुदा का खौफ करें जी, गरीबों पे कितना बेरहमी की जा रही है। पेट्रोल 250 रुपए कहाँ से हम भरेंगे। इमरान खान ठीक था ना, देखो इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इन लोगों ने की है। मैं कहना पहले वाली हुकूमत ठीक सी है, रोजगारी भी घट होती थी, पैसा भी चंगा होता सी है। हमारे हिसाब से तो पहले वाली ठीक थी, हमें उम्मीद थी कि ये हमारे लिए ठीक होंगे, मगर अभी हमें पछतावा हो रहा है। ये जुल्म है, आवाम के साथ जुल्म है। आटे को ले ले, आवाम को आटा तक नहीं मिल रहा है। और सिचुएशन देख लें कि आज भी पेट्रोल जबकि पहले ही आसमानों को छू रहा था, अब और बुलंदियों पे चला गया। इसमें गरीब आवाम क्या करेगी, किधर जाए। सर इमरान खान बेहतर, हकीकत ये है कि मुल्क के लिए वो सरबराह चाहिए जो कि मुल्क का सोचे, ना कि अपना सोचे। गरीब आदमी के तो पहले जिंदगी जीरो हुई पड़ी थी, तो ये गरीब आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, गरीब आदमी का जो जीना दुबर हो गया। तो खाने तो पूरा नहीं कर सकते तो पेट्रोल पूरा कहाँ से डालेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हमारी 500-600 रुपये आमदनी नहीं है, तो 250-300 रुपये पेट्रोल कहाँ से डालेंगे। सो ये आवाम के तासुरात हैं। आपने अनएडिटेड वर्जन सुना कुछ मुख्तलिफ शहरों का जो आज ही हमने रिकॉर्ड किया है इस ऐलान के बाद हुकूमत के, जहां पर पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में 35-35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद हुआ क्या, ऑब्वियसली जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हर चीज़ में ही महंगाई आती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने 10% किरायों में इजाफा कर दिया है, तो कहीं भी आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक और जुमला रज़ा रूमी साहब, जो कि इस पूरे जो अवामी तासुरात थे जो कॉमन था कि इमरान खान साहब बेहतर थे या इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी, उसकी क्या वजह लोगों ने बताई, एक जिससे गरीब आदमी रोज़ बरोज़ मुतासिर हो रहा है कि जी उस टाइम महंगाई कम थी, आज महंगाई ज़्यादा है। कहाँ जाए अवाम, अवाम का क्या कसूर है। जी सादिया, देखिए इस वक्त तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो नए फैसले हुए हैं कीमतें बढ़ने से, इसका डायरेक्टली बोझ जो है वो अवाम पे पड़ेगा। और अवाम से भी हमारी मुराद पाकिस्तान की जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम की मस्तूआत में जब कीमतें उनकी बढ़ती हैं तो जो महंगाई का एक पूरा सिलसिला है साइकिल इन्फ्लेशन का, वो बेतहाशा बढ़ जाता है और कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। और अभी तो मज़ीद जो है IMF की कंडीशंस हैं वो उनको पूरे करना है अगले चंद ही दिनों में, हफ्तों की भी अब बात नहीं, महीनों की भी बात नहीं, और उससे तो मज़ीद एक महंगाई की बहुत बड़ा स्पाइरल जो है वो हिट करने वाला है। और यकीनन लोग, देखिए ये एक कुदरती बात है कि जो भी इस वक्त हुकूमत बरसरे इख्तिदार होती है, जिम्मेदारी उसकी बनती है, लोग उसकी तरफ ही देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था। उनको आज की जो है गरज होती है, आज की फिक्र होती है। और यही वजह है कि ये हुकूमत जो है इसको अब जवाबदेही देनी होगी, अवाम को भी, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को भी, क्योंकि जब इन्होंने अप्रैल में इक़्तिदार संभाला था तो इनका यही कहना था जी कि हम मईशत को ठीक कर देंगे, उसके बाद डार साहब के आ जाएंगे तो डॉलर का कंट्रोल में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो सका और अब पाकिस्तान एक सीरियस किस्म के माशी बहरान में मुब्तला है। जी सादिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शाह साहब, ऑब्वियसली आई एम श्योर आपने सुने होंगे अवाम के तासुरात जो हैं वो आज के डिसीजन पे। अब ये जो PDM की हुकूमत की तरफ से, जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, आप लोग कहते हैं कि हम
इक्वली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, हमें अंदाज़ा है कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। बट मुझे बताइए कि सिलसिला कब तक चलेगा, ये तो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप डॉलर को देख लीजिए, आप आज के जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है उसको देख लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके गिरते चले जा रहे हैं। यहाँ मैं इस्लामाबाद में हूँ, फेडरल कैपिटल की आप बात करें, सर्दियों में हमने गैस लोड शेडिंग तो सुना था, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब यहाँ पर कई कई घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम कहाँ जाए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नासिर हुसैन शाह साहब, आप सादिया, बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? जी फरमाइए। हेलो, बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था सादिया अफजाल साहिबा कि बिल्कुल बहुत ही ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं और इससे बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन देखना ये होगा कि ये कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि जो टाइम था IMF के पास जाने का, उस वक्त जो पहले यहाँ पे PTI की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने टाइम पे गए नहीं और उस वक्त वो कहते थे कि जी हम खुदकशी कर लेंगे और पता नहीं क्या क्या दावे किया करते थे। ठीक है, लेकिन जब बिल्कुल फंस गए तो जाके उन्होंने इस तरह क्या एग्रीमेंट किया जो इससे पहले 23 प्रोग्राम या 22 इससे पहले हुए हैं, किसी ने इस तरह के एग्रीमेंट नहीं किए। और फिर उन्होंने क्या किया कि जाते जाते जब उन्होंने देखा कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने उसको वायोलेशन की उस एग्रीमेंट की, ताकि मज़ीद मुश्किलात बढ़ें। और ये जो अब जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के तसलसल में हो रहा है कि IMF के साथ जो इनके एग्रीमेंट थे उनको फुलफ़िल करने के लिए मौजूदा जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहती है, जो सियासी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। ज़ाहिर है जब महंगाई होती है तो लोगों में, अवाम में जो भी तासुरात हैं आपके अभी आपने दिखा भी रही थी, और वैसे हम भी समझ रहे हैं, हम भी तो इस मुल्क का हिस्सा हैं कि इसका कितना शदीद रद्द अमल आता है। लेकिन उसकी दो वजूहात हैं ना, या तो आप मुल्क को मुस्तहकम करें और वो फैसले करें जो सख्त हों, मुश्किल हों, अनपॉपुलर हों, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर ये ना करें कि सियासी तौर पर आपकी सारी पूरा जो आर्गुमेंट है मैं उसको पूरी तरीके से तस्लीम करते हुए, मानते हुए मैं अगला सवाल करती हूँ। ठीक है, अब आप मुश्किल फैसले करें, मैं इस चीज़ पे भी आई एम कन्विंस्ड कि बिल्कुल खान साहब की हुकूमत को आते साथ ही उस वक्त IMF के पास जाना चाहिए था, डिले किया, मसाइल हुए। फिर अभी PDM की हुकूमत में भी 4 महीने का डिले हुआ। अगर पहले ये प्रोग्राम जो 9th रिव्यू था अक्टूबर में था वो शुरू हो जाता, इतने मसाइल ना होते। आपके पास इस वक्त IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपके इस आर्गूमेंट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बट ये जो मुश्किलात जिससे आवाम रोज़ बरोज़ गुजर रही है, कहीं आप आवाम को ऑन बोर्ड तो लें। आप लोगों की लीडरशिप कहीं नज़र ही नहीं आती है कि आवाम को इस चीज़ पर यकीन दिलाए, उनको एतमाद उनका बहाल करे इस चीज़ पे कि ये चीज़ें कब तक थमेंगी, कैसे होगा। कहीं कोई ओपन डिबेट हो, पब्लिक डिबेट हो, आवाम को कुछ नहीं पता। देखिए, आपके मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वैसे हर जगह पे इस बात को बताया जाता है कि इस वक्त कुछ अरसा मुश्किल फ़ैसले ज़रूर हैं, जिनको मुश्किल हालात होंगे, लेकिन आइंदा बेहतरी आएगी। आप देख लें, ये जो आज कल जो फ़ैसला हुआ, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल था, बड़ा अनपॉपुलर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा। IMF और दीगर जो ममालिक हैं वो इसमें सपोर्ट देंगे। और ये जो इस वक्त अनरेस्ट है, एक इश्यूज़ हैं, एक प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, वो जब ख़त्म होंगे तो आवाम के लिए ही बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से आपको पूरा पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी आपके प्रोग्राम को देखते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि बेहतरी आएगी। अभी इस वक्त मुश्किल हालात ज़रूर हैं, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पाकिस्तानी तो वैसे ही बड़े अच्छे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं हमेशा से, इस बात में रेजिलिएंट रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हालात काबू से बाहर हैं। आप खुद भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। हसान खावर साहब, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पर हम देखते हैं कि सियासी क़यादतें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं।
बट इस इशू पे जो मुल्क की सलामती का मामला है, क्योंकि आपके मुल्क में आपकी इकॉनमी मुस्तहकम होगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, तो ही आप तमाम सियासी जमातों की सियासत चलेगी, तो ही यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। ये इस पर क्यों नहीं कोई APC होती, इस पर क्यों नहीं तमाम लोग इकट्ठे बैठते? ठीक है, मीडिया के थ्रू आप लोगों का मौक़िफ़ पहुँचता है, बट सियासी लीडरशिप जो है वो तमाम इकट्ठी बैठ कर कैसे इकॉनमी को आगे लेकर चलना है, तमाम अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो तो माशी अदम इस्तेहकाम है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी क़ुव्वतों को, गैर सियासी क़ुव्वतों को भी सबका एजेंडा इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करें। मसला क्या है? मसला ये है, अगर आप इस क्राइसिस को देखें ना, देखें ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी ये कहेगी इनकी पार्टी कर रही है, इनकी पार्टी कहेगी जी इमरान खान साहब की वजह से हुआ है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि जब ये हुकूमत में आए थे तो क्या इनको नहीं मालूम था? और अगर नहीं मालूम था तो जब मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बना दिया और कुछ महीने दे दिए, उसके बाद उन्हीं अपने ही वज़ीर ख़जाना को अंडरमाइन करके इसहाक डार साहब को इम्पोर्ट किया गया। अच्छा, इसहाक डार साहब जब आए तो उन्होंने, आपको पता है सारी ऑडियोज़ भी आई, क्या उनके व्यूज़ थे मिफ्ता के बारे में और क्या उन्होंने कहा कि जी मैं क्या करूँगा। तो ये स्टोरी कोई बदलती रही है ना, हर हफ्ते नई स्टोरी आती है कि जब डॉलर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। हुआ क्या? हुआ ये है कि बेसिकली जब हम गए थे तो डॉलर जो था वो 182 रुपए के ऊपर था। ये जितना आप डिवैल्यूएशन देख रहे हैं ना, इसमें से आधी जो है वो कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आधी है जो झूठ इसहाक डार साहब ने बोले और आकर एक मसनूई तौर पर कीमत को रोका, आधी उस वजह से है। ये दो बुनियादी वजह हैं। अच्छा, अब ये होगा कैसे? देखिए, अभी तो डार साहब है अकाउंटेंट, अभी तो वो बजट की बुक बैलेंस कर रहे हैं ना IMF के लिए, और मैं मानता हूँ कि IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन वजारत ख़जाना का काम ये है, हुकूमत का काम ये है कि वो सिर्फ बजट बुक ना बैलेंस करे, उसने कोई प्रोग्राम मईशत चलाने का भी तो देना है कि लोग कमाएंगे कैसे, जो टैक्स देंगे, देना है कि नहीं देना, कि जी ये 4 सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त इस मुश्किल वक्त में आगे लेके जाएंगे। फिर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी उन्होंने कुछ करने हैं। तो ये हुकूमत जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इलेक्शन इनके सर के ऊपर है, एंड यू थिंक ये कर नहीं सकते। यू थिंक PTI के पास वो प्लान है? अगर लेट्स से इंतखाबात होते हैं, PTI आती पावर में, तो PTI के पास इस इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इससे अहम एक बात करता हूँ। प्लान से ज्यादा अहम ये है कि क्या जो उससे ज्यादा अहम है ना, देखें इन बातों के जो सोल्यूशन है ना वो नोन है, रजा साहब भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये होता है कि ये सारे मुश्किल फैसले होते हैं, कोई सियासी हुकूमत जो है वो कौन सा मुश्किल फैसला करना चाहती है और अवाम का उसके ऊपर कितना एतमाद है कि लोगों को पता हो कि हमने मुश्किल काटनी है। वो हुकूमत जिसकी आपने खुद अभी पहले शुरू में जो वीडियो दिखाई है, लोग उन पर मतलब बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, कई ये पार्टियों का चूचों का मुरब्बा एक मुरक्कब है, तो क्या ये हुकूमत जो है मुश्किल फैसले कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये पिछले 10 महीने में ये हाल किया ना, तो जो भी हुकूमत, जो भी, मैं अभी अपनी पार्टी को नहीं बात कर रहा, जो भी पार्टी इलेक्शन के जरिए अवाम का मैंडेट लेके आएगी, उस पर अवाम का ट्रस्ट होगा, उसके पास 5 साल का रनवे होगा, वो मुश्किल फैसले कर सकेगा। अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हमारे पास बिल्कुल प्लान तैयार है और आजकल हम उसको रिफाइन कर रहे हैं कि हमने आके कैसे इसको आगे लेके जाना है। चलें, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपका इन्वेस्टर जो है वो डर रहा है, लोगों के बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, FDI तो आप भूल ही जाएं। मुझे बताइए रजा रूमी साहब, इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात यह है कि सादिया, ये ऐसा मामला है कि अगर तो आप पूछेंगे तहरीक इंसाफ से तो वो कहेंगे इसके जिम्मेदार तो रिजीम चेंज वाले हैं, वो लोग जिन्होंने खान साहब की PDM हैं और हैंडलर्स हैं और न्यूट्रल्स हैं और अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हैंडलर्स क्या, अब तो खान साहब तो खुद कहते हैं ना, तो वही कहिए, जनरल बाजवा साहब का वो नाम लेके बार बार पिछले 8 महीने में उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं है कि जनरल बाजवा साहब को कोसा ना हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ PDM से पूछेंगे तो वो कहेंगे टोटली इमरान खान जो है उनकी ज़ाती अना और उनकी जिद और उनकी जो सियासी जो है एक वो अप्रोच जो है वो मुल्क में इंस्टेबिलिटी का बायस है। हकीकत ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो इस वक्त डिसफंक्शनल है, वो चल नहीं रहा।
हमारी पार्लियामेंट जो है, पार्लिमानी जमहूरियत में एक पार्लिमान जो है वो वहाँ पर ये सारे मसाइल हल होते हैं। इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, कानून साजी क्या होनी है, लेकिन उसको डिसफंक्शनल किया गया है और उसमें दोनों ही मैं समझता हूँ फरीकैन जो हैं वो जिम्मेदार हैं। खान साहब ने भी पार्लियामेंट पर तवज्जो नहीं दी और अभी जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की, वो भी उनकी भी तवज्जो पार्लियामेंट की तरफ नहीं है। बल्कि आप देखें कि अभी जो इस्तीफे उन्होंने कबूल कर लिए, अब ये भी इंस्टेबिलिटी का एक बायस है कि इतनी देर से अगर इस्तीफे दिए गए तो आप पहले कबूल करते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त पे किए गए हैं जब पीटीआई वापस आना चाहती है पार्लियामेंट में। ये गलत बात है। अगर उनको पार्लियामेंट में देखिए, जो भी इमरान खान साहब की पॉलिसीज हों, जज्बाती हों, आप कह रहे हैं उनको आने देते पार्लियामेंट में? बिल्कुल आने देते जी। पार्लियामेंट में मसले हल होने चाहिए। ये सारे जो इनके डिफरेंसेस हैं, जो सारे आगे इलेक्शन का शेड्यूल तय करना है, कैसे होना है, जो और मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में हल हों। ये सड़कों के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, वीडियो यूट्यूबर्स के थ्रू जो है पॉलिसी साजी ना हो, बयानबाजी ना हो, ये पार्लियामेंट के फोरम पर हो। और जब तक ये हमारी दोनों सियासी बड़ी जो ग्रुप हैं, धड़े हैं इस वक्त, जो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और यही एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस है। देखिए, अब आप मईशत की बात कर रही हैं, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम से, और जो कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा पूरे साल में। जी सादिया। बिल्कुल, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसी मईशत से जुड़ी हुई है। ये जितनी भी चीज़ें अभी हम जिन पे बात कर रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से आपको हमेशा से यही सुनने को मिलेगा कि पिछली हुकूमत या पार्लियामेंट, मुझे रज़ा रूमी साहब 20 साल हो गए, इस साल अक्टूबर में 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे मीडिया के अंदर। पिछले 2 दहाइयों से ना मैंने मुख्तलिफ हुकूमतें जो देखी हैं या जिसमें डिक्टेटर की हुकूमत भी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही आर्गुमेंट सुनने को मिलते थे जो आज भी जारी हैं कि हमें तो ये वर्षे में मिला है, ये तो पिछली हुकूमत करके गई है, हम तो उनका किया हुआ जो है वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ आपको पार्लियामेंट के हवाले से भी एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट मिलता है कि असल फोरम वो है, वहाँ इशूज़ डिस्कस होने चाहिए। बट जब हम वहाँ का रुख करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितने अवामी इशूज़ पर बात होती है, वो चंद फीसद कहीं आपको नज़र आ जाएंगे, और आज तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर ज़रा मैं मज़ीद भी बात करना चाहूँगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, खान साहब ने, उनके नेशनल असम्बली के मेंबरान ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, बाहर आ गए। पूरी पीडीएम कहती रही कि जी खान साहब को चाहिए कि वो लोग वापस आएँ, पार्लियामान में बैठें, असल फोरम है, वहाँ पर बात होगी, जो भी उनके गिले शिकवे हैं, जो भी वो चाहते हैं, कानून साज इदारा है, वो नहीं आए। बिलाखिर उन्होंने जब वापस आने का फैसला किया तो उससे पहले हमने देखा 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे, फिर उसके बाद मजीद 30 हो गए, फिर 35 हो गए। अब 16 मार्च को 33 नशस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये ज़रा मुझे मंतक समझाने की कोशिश कीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा? पीटीआई ने आज ऐलान किया है कि 33 की 33 सीटों पे खान साहब हमारे कैंडिडेट होंगे, जैसे पहले के ज़िमनी इंतखाब में हमने देखा 2 सीटों के अलावा बाकी वो जीत गए। आप लोगों की तरफ से अब हिस्सा लिया जाता है इन ज़िमनी इंतखाबात में, नहीं लिया जाता? आप लोग कहते हैं कि हमारा फैसला भी हुआ नहीं है। फिर क्या होगा? 33 पे फ़र्ज़ करें खान साहब जीत भी जाते हैं, वो आएंगे, एक पे मुंतखब होंगे, 32 से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, फिर क्या 32 पे ज़िमनी इंतखाब हो रहा होगा? ये क्या अजीब मजाक चल रहा है इस वक्त? देखें, मीडिया पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो इस वक्त जिस मरहल से हम लोग गुज़र रहे हैं बड़ा क्रूशल है मुल्क के लिए। तो हम सबको अपने मुल्क के लिए सोचना है। ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं और पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है, ये आपको खुल के बताना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं जो पार्लियामेंट को मुस्तहकम चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, उसकी इज़्ज़त चाहते हैं, और वो लोग कौन हैं जो इसकी बेतौकीरी चाहते हैं और इसको खेल समझते हैं, और अपनी अपनी बात पे अगर हम इक़्तिदार में हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पार्लियामेंट रहेगी, नहीं होगी तो उन्होंने, आपने देखा था जो ड्रामा हुआ था
कि इनके डिप्टी स्पीकर के उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट को तोड़ने की कोशिश की। फिर अभी क्या हुआ पंजाब और केपी में, किसने इनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, कोई गवर्नर राज लगा था, क्या हुआ था, अपनी ही पार्लियामेंट को, अपनी ही हुकूमतों को इन्होंने खेल समझा हुआ है। अब भी आप अपनी मीडिया पे दिखा लें, देखें ये इस तरह का जो नैरेटिव, मेरे बड़े मोहतरम है रज़ा रूमी साहब, हसन खावर साहब, ज़ाती तौर पर मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बात सामने आनी चाहिए। अभी कुछ हफ्ते पहले तो सब ने गए थे पार्लियामेंट उधर स्पीकर साहब के बाहर के जी हमारे इस्तीफे मंजूर करें। अभी बाद में उसी पार्लियामेंट में इंतशार फैलाने के लिए एक ग्रुप का कह दिया गया कि जी इतने लोग जो हैं वो नहीं दे रहे। मतलब ये क्या बात है। और फिर आपने जो बात की थी कि मुस्तहकम करने के लिए बात क्यों नहीं होती, आप याद करें कि जब भी मुल्क के ऊपर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया, उस वक्त की अपोजिशन की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इवन ANP, JUI और दीगर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफर की गई कि हम आपके साथ हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इस मामले में आप खुद को तनहा न समझें। और उसके बरक्स इन्होंने क्या किया, माइंस बिछा के चले गए ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। अगर IMF का प्रोग्राम था तो इनके शौकत तरीन साहब पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और KPK के फाइनेंस मिनिस्टर को उकसा रहे थे और इन्होंने लेटर लिखे। और तो और जो इस वक्त मेरे मुल्क के लोग परेशान हुए, ये जो इतनी बारिशें हुई, सैलाब हुआ, उस इमदाद को भी इन्होंने सबोताज करने की कोशिश की। उसके लिए भी इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए कि जी ये इस तरह की इमदाद जो है ना दी जाए। मतलब सिर्फ अपना हुसूल इक़्तिदार कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाजवा साहब को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कोर्ट्स को, इदारों को। बाजवा साहब ये खुद, अब क्या मैं कहूँ, जिनके कसीदे पढ़ते थे उनका कसूर दो हैं बाजवा साहब के। एक सबको याद, जब इनको लाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने, सुन ले, उस वक्त इन्होंने, आपको लगता है उनका कसूर है कि वो इनको लेकर आ गए, अब वो पॉलिटिकल हुए। नहीं, देखे क्या हुआ, क्या है सादिया, देखें आपको हकायक सामने रखने पड़ेंगे। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इनको जो पहली दफा आईनी तौर पर किसी भी वजीर आजम को पार्लियामेंट से निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो सिर्फ इमरान खान साहब थे। और उनको किस तरह निकाला गया, जो इनके मुखालिफिन थे और फिर जो एलाइज इनके साथ थे, जो इनसे तंग थे, जिसका बहुत अरसा पहले मेंगल साहब इनको छोड़ गए। फिर आपने तो देखा परवेज इलाही साहब ने कहा कि आखिर में भी पंजाब में हमें बाजवा साहब ने कहा कि जाके इनको सपोर्ट करो। तो ये अब ये खुद फैसला करें कि क्या करना है। लेकिन जो खान साहब प्रोजेक्ट कह ले हमारे मुख्तलिफ इदारों का, आपको याद होगा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का एक बयान था कि हम आए नहीं है, लाए गए हैं। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि हमारे मुख्तलिफ इदारों का रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। जब वो देखते हैं कि उनका कोई लाया हुआ लाडला आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है तो वो जाहिर है उससे सपोर्ट नहीं करते। तो खान साहब इस वक्त क्या चाह रहे हैं, बाजवा साहब पे नाराजगी काहे की है, इस वक्त क्यों इदारों को निशाना बनाया जा रहा है कि गैर आईनी तौर पर जिस तरह इनको उस वक्त सपोर्ट किया गया, RTS के जरिए लाया गया, इनके इजलास के कोरम पूरे किए गए, इनके बिल पास करवाए गए, इसी तरह जो इनके खिलाफ मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, उसको कामयाब ना होने दिया जाए, लोगों को उठा लिया जाए, लोगों को प्रेशराइज किया जाए। अगर वो नहीं किया बाजवा साहब ने, पॉलिटिकल रहे, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, आप कह रहे हैं कि उस वक्त वो किरदार नहीं, लेकिन इन्होंने एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ठीक है, और आज भी खान साहब प्रोजेक्ट था, सादिया एक मिनट सिर्फ मैं लूंगा कि इमरान खान इन इदारों का वो प्रोजेक्ट था जिसने उनसे तौबा करा ली। आपको DGI की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर्स में जो 10-12 साल में भी आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अब हम पॉलिटिकल रहेंगे। तो ये तजुर्बा इतना खराब साबित हुआ कि उन्होंने भी बस कर ली।
आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं, अभी खान साहब जो हैं पीटीआई, उनको अभी भी वो लगता नहीं है पॉलिटिकल, वो तो आज भी वो करारदादें मंजूर करते फिर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जी शायद अभी भी जो इंतखाबात में ताखीर की खबरें हैं, अफवाहें हैं ना, उसमें भी उनको लगता है कि एजेंसीज और इदारों की मुदाखलत है। बट हसन खावर साहब, पार्लियामान पे वापस आते हुए देखें, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। मैं रजा रूमी साहब माइट अग्री विद मी और नॉट, ऑब्वियसली वो बाद में बता देंगे, बट मेरा अनबायस्ड ओपिनियन पार्लियामान की तौकीरी और पार्लियामान को अहमियत देने के हवाले से कि आप लोगों के जब अपनी मर्जी की कोई कानून साजियाँ होती हैं, पार्लियामेंट से बुलडोज कराने होते थे मामला, तो आपके मेंबरान आ जाते थे, फ़ौरन हाजिरी पूरी हो जाती थी। यही हाल जो है वो हमने देखा PMLN के टाइम पर भी होता था। इमरान खान साहब कहते थे मैं बुध के बुध जो आऊँगा, वक्फा सवालात होंगे, जवाबात दूंगा, वो नहीं आए पार्लियामान में। नवाज शरीफ साहब वो भी पार्लियामान में नहीं आते थे। वाहिद जमात जो पार्लियामेंट में बैठी होती थी, उनके लोग डिबेट करते थे। यूसुफ रजा गिलानी हर सेशन के अंदर मौजूद होते थे, वजीर आजम के तौर पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सो आप लोग पार्लियामान की अहमियत को तो समझें। अच्छा, पार्लियामान पे आने से पहले सिर्फ एक बात ये करूंगा कि जो इंतखाबात के इल्तवा का मामला है और उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात आपने की है, ये सवाल तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से करना चाहिए ना। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी इलेक्शन की डेट का फैसला इलेक्शन कमीशन और एजेंसियां करेंगी। उनसे पूछना, हमने तो उस बात के खिलाफ आज करारदाद भी पेश की है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सवाल तो हुकूमत का अपना लगाया हुआ गवर्नर है, ये उसके पास जवाब है, ये प्लीज़ उनसे लें। दूसरी बात ये है, जो आपने नासिर हुसैन शाह साहब ने बात की ना पार्लियामेंट की बेतौकीरी के हवाले से, देखें सादिया, अब ये सब कुछ तारीख का पार्ट है, ये सियासी बयानियाँ नहीं है। जिस तरह से सिंध हाउस के अंदर आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंटेरियंस को स्टॉक एक्सचेंज का शेयर समझा गया, जैसे उनके लिए बिडिंग की गई, जैसे उनको खरीदा गया। आज हम कह देंगे नहीं जी ये सब कहानी है, लेकिन कौन को तो पता है ना ये क्या हुआ है। अच्छा, फिर ये वही पार्लियामेंट है जहां पे आज एक इजाजत देंगे, सिर्फ एक जुमले की इजाजत देंगे, और वो ये कि जो आप कहते हैं कि वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई और मेंबरान को ख़रीदा गया या उनको इतने करोड़ दिए गए या उतने करोड़ दिए गए, अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो बताइएगा। मैं सिर्फ अपनी मिसाल दे रही हूँ यहाँ पर कि उन मेंबरान में से जितनों से मेरी बात हुई, मेरे सामने वो मेंबरान कुरान पे हाथ रख के कह रहे थे कि बीबी हमने कोई पैसे नहीं लिए, ये हम पे झूठे इल्ज़ाम है। तो मेरे लिए तो बीइंग अ मुस्लिम उनका कुरान पे हाथ रख देना, मैंने तो वो मान लिया। मैंने तो कहा भाई कुरान पे हाथ रख के बोल रहे हैं, अपनी आखिरत खराब करेंगे अगर झूठ बोलेंगे। तो मेरे पास तो कोई शवाहिद नहीं है, मैं तो उनका कुरान पे जो हलफ उन्होंने लिया है मैं तो वो मानती हूँ। मैं आपको सिर्फ इस बात का एक जवाब दूंगा, अदालतों के अंदर लाखों केस ज़ेरे इल्तवा हैं, दोनों साइडें कुरान को उठाकर हल्फ लेती हैं और एक दूसरे के खिलाफ बात करती हैं। दोनों पार्टियां मुसलमान होती हैं और जाहिर है कि सच उन दोनों के दरमियान में कोई एक ही पार्टी बोल सकती है। इसलिए मैं सिर्फ इस आर्गुमेंट का आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये वही पार्लियामेंट है जहाँ पे राजा रियाज को नहीं, एविडेंस पे भी आते हैं। एविडेंस तो पाकिस्तान के 75 साल में कितनी चीज़ का है, अब आपको पता ही है, पूरी हिस्ट्री पढ़ लें किस चीज़ का एविडेंस होता है और किसका नहीं होता। लेकिन मैं उस पर आता हूँ। अगर तो एविडेंशियली वैल्यू के ऊपर आना है, फिर तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में बिल्कुल ही एक जो है वो प्लेटोनिक हम एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होंगे ना। हमें नहीं पता इस मुल्क में क्या होता है। लेकिन मैं जरा आर्गुमेंट जो आपका सवाल है मैं उस पर आना चाहता हूँ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात हुई ना कि जिस पार्लियामेंट के अंदर आपने लोगों को खरीदा बेचा, जिस पार्लियामेंट के अंदर आपने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया, मेरा मतलब है इसका भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा। जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हमने 127 इस्तीफे दिए, 11 सीटें पिक की गई इस क्राइटेरिया पे कि यहाँ पे शायद सबसे कम चांस होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने का। उसके बाद दोबारा किस्तों के अंदर हमारे इस्तीफे मंजूर किए गए और जिस दिन ये लगा, जिस दिन इनको ये एहसास हुआ, ये डर पड़ा कि शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ सकता है, इत्तेहाद के अंदर दरारें हैं, हो सकता है बाज़ अपने लोग वोट ना दें, तो सिर्फ इसलिए हमारे बाकी के इस्तीफे मंजूर किए कि किसी तरह शहबाज शरीफ को बचा लिया जाए। और वो जो 20 लोटे खरीद के रखे गए थे जो उस वक्त तक बिल्कुल नए पड़े थे और इस्तेमाल में नहीं आए थे, कि उनको इस्तेमाल किया जाए इस गन को साफ करने के लिए। तो इसलिए सिर्फ हमारे इस्तीफे
मंजूर किए गए, ये तारीख का हिस्सा है। हसन खावर साहब, पार्लियामेंट के अंदर काउंटर आर्गुमेंट सुनिएगा। देखिए उसमें मैं क्योंकि ये खुद पीटीआई वालों से बार बार सवाल करती हूँ और इसमें पार्लियामेंट को सामने रखते हुए मैं ये बात करती हूँ कि आप लोग फिर ना इस्तीफे देते, आप लोग ना जाते वहां से, आप लोग ऑपोजिशन में बैठते, राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर ना होते, आपके कोई होते, शाह महमूद होते, असद उमर होते, अगर खान साहब ने नहीं भी बनना था, आप भरपूर ऑपोजिशन करते पार्लियामेंट में, इनको हिलने की जगह ना देते, आप इनके खिलाफ ये जो कानून साजिश करते फिर रहे थे, नैब की तरमीम आप कहते हैं ये लेकर आ गए, आप वहां मौजूद होते, ना करने देते आप इनको, आप वहां पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते, आप इनके खिलाफ वाकई लेकर आते वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इनको निकाल बाहर करते। मैं आपको बताता हूं, देखें बात ये है, दो वजह हैं। एक तो मैं दूसरी बात पे आता हूं, पहले देखें बात ये समझनी पड़ेगी, अगर मैं बिल्कुल पार्लियामेंट की इज्जत तौकीर में यकीन रखने वाला आदमी हूं, अगर पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर हो रहे होते, अगर पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंटेरियंस ले रहे होते, अगर रजीम चेंज जो है वो वाकई एक जो है ना इनॉक्यूअस सी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाकई होता, तो मैं बिल्कुल आपकी बात पे यकीन रखता। अगर पार्लियामेंट के फैसले बाहर बैठ के होंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आपने किया। आप कह रहे हैं अगर पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंटेरियंस कर रहे होते तो बिल्कुल पार्लियामेंट की तौकीरी का ख्याल रखते। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, ये जो हसन खावर साहब ने एक नुक्ता रेस किया ब्रेक पे जाने से पहले, ज़रा उस पे बताइएगा। वो कहते हैं पार्लियामेंट के फैसले क्या वाकई पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं, पहले तो इसका तयन हो जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसका भी साथ ही जवाब दे दीजिए। ये बात दुरुस्त है, बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस नहीं होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स हैं या अदरवाइज भी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कभी भी मंजर आम पर नहीं आ पाती, लैक ऑफ एविडेंस जो है उसको वजह बताया जाता है। सो इस मामले में जो अभी खान साहब का एक रीसेंट इंकशाफ हुआ है, जो कि जरदारी साहब पे उन्होंने इल्जाम लगाया है, कत्ल की साजिश वाला, पैसे देने वाला, उसका एविडेंस होगा क्या खान साहब के पास? देखिए, पहली तो आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है सादिया, इसलिए मैं दोनों को वन बाय वन हैंडल करता हूं। देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि जो जहां तक उन्होंने कहा कि फैसले किसी और के थे, कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो वो बात ये है कि वो तो उस जो पूरी अरेंजमेंट थी वो उसका हिस्सा था। जो हाइब्रिड रजीम तख्लीक की गई 2018 में, वो इसी तरह से थी कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल एक फेवरेट उम्मीदवार थे इस्टेब्लिशमेंट के, और वो उनको बड़े चाव और बड़े प्यार मोहब्बत से लाए और उनको चलाया भी। खुद उन्होंने, खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि मेरे तो बंदे नहीं आते थे पूरे, तो फिर मैं एजेंसी से कहता था, ISI जो है वो मेरे MNS को लाकर तो वोटिंग करवाती थी। ये उनके बयानात हैं, मैं खुद से नहीं घड़ा, जो उन्होंने कही हैं, रिकॉर्ड पे बातें हैं। अच्छा, इसी तरह आपको पता है, तो वो फिर बाद में झगड़ा हो गया, जैसे कि ये पावर गेम में होता है, पाकिस्तान की तारीख ही हमारी यही है बदकिस्मती से। तो उसके बाद वो तो झगड़ा हुआ है। इसलिए आ रही है कि आपने जो कहा ना प्यार मोहब्बत, सियासी जमातों को समझ ये नहीं आती कि वो जो प्यार मोहब्बत आज एक को मिल रहा होता है वो कल दूसरे के हिस्से में आता है, फिर वो जमात जो है वो नफरत पे उतर आती है। तो ये चलता आ रहा है, समझ कोई नहीं पा रहा है, कोई सियासी जमात नहीं समझ पा रही जी। तो यही तो ये बात है, तो हसन साहब ने ना वो वाली बात तो गोल कर गए, पहली वाली जो प्यार मोहब्बतों वाली बातें। दूसरी वाली जो उन्होंने, जो कि अभी PTI का नैरेटिव है कि जी जनरल बाजवा साहब बड़े बुरे थे, उन्होंने रजीम चेंज करवा दी और अमेरिका ने साजिश करवा के वो हुकूमत को बदलवा दिया। तो अब ये वाला मामला हो रहा है। रही बात खान साहब को, देखिए बात यह है कि खान साहब के पास सबूत हो कि ना हो, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसी वजह से उन्होंने बात की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मुझे पता है कल परसों से इसके बड़े सवालात उठ रहे हैं, लोग तो मस्खुर भी उड़ा रहे हैं, लेकिन खान साहब के जलसे पर पहले गोलियां चली हैं, उनको अभी भी देखिए उसका एविडेंस मौजूद है। पहले एक शख्स है, उसने एतराफ़ किया है, जो है एक शख्स वहाँ पे मौके पे हलाक हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, खान साहब की खुद अभी तक पलस्तर चढ़ा हुआ है। और इससे पहले पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो थे साबिक, उनके ऊपर हमले हुए हैं, वो असैसिनेट हुए हैं। लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक
तो इसलिए हमें सीरियस उसको लेना चाहिए, हुकूमत को इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट कमीशन फौरी तौर पे तहकीक करके उसको टाइमलाइन देकर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और खान साहब को उस पर तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली और कैसी मिली, और इस तरह के लोग उसमें आ जाए कमीशन में जो खान एतमाद हो, जिन पे जजेस हो सकते हैं, रिटायर्ड सर्विंग हो सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है। देखिए खान साहब पे बिल्कुल हमला हुआ है, फिर राना सनाउल्लाह का जो रीसेंट बयान आया है कि खान साहब को गैर मुल्की एजेंसी से ख़तरा हो सकता है, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। बिल्कुल जो साबिक वज़ीर आज़म को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी मिलती है वो इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद बड़ा शिकार रही है दहशतगर्दी का, इसीलिए वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह भी रहे हैं कि आप हमें मजीद एक्सपोज करते जा रहे हैं, हमें तो ऑलरेडी दहशतगर्दों की तरफ से थ्रेट्स रहते हैं। बट इतने सीरियस एक्यूजेशंस लगा रहे हो जब आप किसी पे, तो आपके पास फिर सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ होना चाहिए एटलीस्ट। मैं शाह साहब इस पे क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से इन्होंने बात की, वो कह रहे हैं हमला तो हुआ है ना खान साहब पे, तो इसलिए कोई कमीशन बना देना चाहिए, इस मामले की भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, एक तो सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन हम तो खान साहब की ज़िंदगी के दुआगो हैं जी, वो ज़िंदा रहें और इन किसी भी हादसे से अल्लाह उनको महफूज रखे। लेकिन ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, इसीलिए तो सब कहते हैं कि खान साहब इल्ज़ाम खान है, और फिर और दहशत गर्दों से राब्तों का इल्ज़ाम वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। बड़ी अजीब बात है कि सबसे ज़्यादा विक्टिम तो पीपल्स पार्टी रही है, बल्कि बीबी शहीद हुई जिस तरह रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं, और भी हमें बड़े थ्रेट रहे। जो इलेक्शंस थे 2013 2018 में भी आपने देखा कि निशाना कौन बनते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP पर भी हमले हुए और इवन मौलाना फजल रहमान साहब पर भी हमला हुआ, और अभी भी ताज़ा एक थ्रेट आया हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के जो भी लीडरशिप है उनको किया गया, और फिर वो हमें कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे वाबस्तगी और कुछ हुआ है। तो ये खान साहब को इसका ज़रूर हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, और अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो हम बिल्कुल हम उसको वेलकम करते हैं, और बनना चाहिए। ये सामने आनी चाहिए कि खान साहब इस तरह की बातें करके सिर्फ आके मीडिया पे रहने के लिए बयानात देते हैं, जो बहुत गलत है, और इस तरह का इंतशार फैलाना तो बहुत ही। दूसरी बात, मैं हसन खावर साहब ने जो बात कही कि पार्लियामेंट पहली दफ़ा, सादिया ये तो तारीख है ना पाकिस्तान की, कभी 58 2B, कभी मार्शल लॉ, कभी एमरजेंसी, कभी अदालती हुक्म के तहत वज़ीर आज़म को चेंज किया गया। पहली दफ़ा पार्लियामेंट ने फैसला दिया, और पार्लियामेंट के अंदर एक को हटाया गया। उस पर सख्त अल्फाज भी कहे जा सकते हैं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ। पहली दफ़ा खान साहब को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया, तो ये तो पार्लियामेंट ने हटाया। यहाँ पे दो सोचे हैं, एक वो है जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी चाहते हैं, वो बेतौकीरी वाले जो हैं वो PTI वाले हैं, दूसरी तरफ वो सब लोग हैं जो पार्लियामेंट को बचाना चाहते हैं। पंजाब की पार्लियामेंट बचाने के लिए जो असेंबली थी, कोशिश की गई KP, और फिर खुद ये जो असेंबली है जिसको उन्होंने तोड़ दिया था जाते जाते, जिसको बाद में कहा गया कि वो फैसला ही गलत था। तो आप अवाम को समझना चाहिए कि कौन क्या चाह रहा है और किसकी क्या वो है। तो ये पहली दफ़ा तो पार्लियामेंट से निकाला गया, और ये पार्लियामेंट का फैसला है, और पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंटेरियंस ही वो काम करें। मुझे ज़रा लास्ट कमेंट इस पे लेने दीजिए हसन खावर साहब। ऑब्वियसली आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है उससे खून खराबा हो सकता है, अल्लाह ना करे हालात इस तरफ जाएँ। ऑब्वियसली हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और भी बहुत मुश्किलात ऑलरेडी आवाम जिनसे गुजर रही है। सो ये आपको नहीं लगता कि बग़ैर किसी सबूत के इस किस्म के एटलीस्ट बयान दे देना वाकई मज़ीद मुज़ाहमत को, इंतशार को, कन्फ्रंटेशन को बढ़ाएगा? देखिए, मैं आपको सिर्फ सादिया इस पर यह कहता हूँ कि खान साहब ने पहले भी अपने खदशात का इजहार किया, और जिन खदशात का इजहार किया बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर उनके ऊपर कादराना हमला हुआ, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। अब उन्होंने दोबारा खदशात का इजहार किया। ये सियासी बयानिया नहीं है। अगर सियासी बयानिया होता तो फिर पूरे PDM के लीडर्स को उसमें वो डाल देते। उन्होंने सिर्फ एक तरफ इशारा किया। क्या उनका ये हक नहीं है कि इस चीज़ की इंक्वायरी करें, उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करें? देखिए, बात यह है, जब किसी शख्स को ख़तरा होता है
वो अगर जाए अथॉरिटीज के पास, आम शहरी की बात भी कर रहा हूँ, तो अगर आप फंसा लेंगे तो तुम सबूत लाओ। अच्छा देखें जी, आप देखें आप किसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक लीडर है जिसपे कातिलाना हमला हो चुका है, वो बाल बाल उससे बचे हैं। इस वक्त तो पहला स्टेप जो होना चाहिए था कि हुकूमत से कहती कि जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का पार्ट है, कि जी हम इनकी सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर रही है। आप पे शक का इजहार करें, आपने सिक्योरिटी पे ड्रॉ कर ली। अब आप मुझे बताएं कि लोग क्या समझेंगे और लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का जो किरदार है, देखिए अगेन जब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल स्टेज, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या लोग ये सवाल नहीं करते कि जी आप कह रहे हैं मजीद सिक्योरिटी बल्कि देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और अज़हर रूमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।